नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद। जारी रहेगी अमरनाथ यात्रा। मरने वालों की तादाद बढ़कर 7। यूनिफाइड कमांडर सम्मेलन में आतंकवाद समेत सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा। जम्मू कश्मीर और समुद्री क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा। रक्षा मंत्री ने कहा, किसी भी स्थिति से निपटने में सेना सक्षम। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों की बैठक आज। कांग्रेस के अलावा टीएमसी, आरजेडी और लेफ्ट समेत 18 दलों के नेता होंगे शामिल। 5 अगस्त को होना है चुनाव। प्रधानमंत्री की राज्यों से अवसरों का लाभ उठाने की अपील। कहा, कारोबार आसान बनाने के बढ़ाएं उपाय। मुख्य सचिवों के साथ बैठक में आधार का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर। और असम के 20 जिलों में 12.5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। बिहार में बिजली गिरने से अब तक 43 की मौत। राज्य में भारी बारिश की चेतावनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर बीती रात हुए आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हमलावरों की तलाश में सुरक्षा बलों ने अभियान छेड़ रखा है और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष समेत अनेक नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराए गए घायलों को इलाज के लिए आज दिल्ली लाया जा रहा है। आतंकियों ने अनंतनाग के इसी खानबल इलाके में सोमवार रात करीब 8:15 बजे अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया। बोटनगू इलाके में पुलिस के बंकर पर हमले के बाद भागे आतंकियों ने खानबल इलाके में पुलिस चौकी पर तैनात जवानों पर गोलीबारी की, लेकिन जवाबी कार्रवाई होने पर आतंकियों ने उसी रास्ते अमरनाथ दर्शन कर कटरा लौट रही श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बस में सो रहे श्रद्धालु जब तक कुछ समझ पाते तब तक आतंकियों ने 7 लोगों की जान ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया। गोलीबार हुआ, हम लोग सो रहे थे और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। कितने आदमी थे वो हमको मालूम नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग कतरा जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? श्रीनगर के। हाँ, हम अमरनाथ दर्शन करने के लिए गए। शाम का टाइम था तो मिलिटेंटों ने फायरिंग की है पुलिस पार्टी पे। उसके बाद दूसरा अटैक भी हुआ। ये बस श्रीनगर से आ रही थी जिसमें हमारे यात्री लोग थे और इसमें जो है 7 की डेथ हो गई है। आतंकी हमले में घायल अमरनाथ यात्रियों को अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में भर्ती करने के बाद दिल्ली लाया जा रहा है। बीती रात घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलावरों ने कश्मीर के नाम पर बड़ा धब्बा लगाया है और उन्हें पकड़ने तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडेम करने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लोग जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। टेररिस्ट को टेररिस्ट की भांति हम ट्रीट करेंगे। सर ऐसे जो मासूमों के ऊपर अटैक करते हैं इस प्रकार से करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा है कि 7 की फिगर आ रही है, 15 जख्मी है, सभी 15 जख्मी आउट ऑफ डेंजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले से बेहद पीड़ा हुई है और इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत कायराना हमलों और घृणा के नाकाम मंसूबों के सामने कभी नहीं झुकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अमरनाथ यात्रा में मारे गए श्रद्धालुओं के प्रति गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये हमला और यात्रियों की सुरक्षा में चूक की जांच की जानी चाहिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल NN वोहरा से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। पुलिस के मुताबिक गुजरात नंबर की ये बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं थी
और इसके ड्राइवर ने नियमों का उल्लंघन किया। ये बस काफिले का भी हिस्सा नहीं थी। नियमों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद यात्रा से जुड़ा कोई वाहन हाईवे से नहीं गुजरना चाहिए। आतंकियों ने इससे पहले 2001 में अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। नवविक्रम, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें, क्योंकि 150 साल पहले मुसलमानों ने ही इस यात्रा की खोज की थी और इस पर हुआ है आतंकी हमला। इससे पहले भी हुए हैं आतंकी हमले, लेकिन इस वक्त जब सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है और आपने बताया था कि इंटेलिजेंस इनपुट भी पहले से था, उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक हुई है। जी बिल्कुल अमृता, ये एक बहुत बड़ी चूक माना जाएगा। हालांकि इस तरीके की जो गाड़ियां हैं जो श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, वो आती जाती रही हैं, ये सिलसिला रहता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट दिए गए थे, उसके बावजूद जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। और अभी की अपडेट अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नर ने खुद अभी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और घायलों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया जा रहा है। और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है, लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। और यहाँ पर जो केंद्रीय पुलिस बल है, यहाँ से श्रीनगर भी रवाना किया जा रहा है। एयरपोर्ट, बस स्टॉप, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर खास तौर पर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जहां पर यात्री निवास है, अमरनाथ यात्री यहाँ जम्मू में रुकते हैं, तो जम्मू से जो यात्री निवास है अमरनाथ यात्रियों का, वहां पर बेहद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। जी अमृता। जी नवविक्रम, चूंकि अमरनाथ यात्रा को रोका नहीं गया है और ये उसी तरह बदस्तूर जारी रहेगी, तो आगे सतर्कता चूंकि पहले से बढ़ी हुई थी, पुख्ता इंतजाम थे, ये इलाका वैसे भी आतंकियों का गढ़ रहा है, इससे सब वाकिफ हैं। अब आगे क्या चौकसी में और ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी, उसे लेकर क्या कुछ हाई लेवल मीटिंग्स होने वाली हैं या क्या कुछ प्लानिंग के स्तर पर? जी बिल्कुल, जैसा कि अमृता मैंने बताया, यहाँ पर गवर्नर ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें राज्य के सभी आला अधिकारी मौजूद होंगे। और जो जिस तरीके से ये जो बस थी रजिस्टर्ड नहीं थी श्राइन बोर्ड में, अब ये पूरा इस चीज की सतर्कता बरती जाएगी कि जो भी गाड़ियां अमरनाथ की तरफ जाएंगी वो श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड होंगी। और इसके अलावा भी उनके साथ एक मतलब बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रहेगी एक गाड़ी के पास। तो ऐसे में ये सरकार ने कदम तो उठाए हैं, प्रशासन ने कदम तो उठाए हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर जो जम्मू से श्रीनगर वाला इलाका है, वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अभी से करने शुरू कर दिए हैं। जी अमृता। जी नवविक्रम, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये अपडेट भी है कि हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और जो घायल हैं ज़्यादा, उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है एयरलिफ्ट करके। इससे पहले कल दिन में बड़गाम जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ये घुसपैठ की फिराक में थे। राज्य पुलिस ने लश्कर के गिरोह का भी भांडाफोड़ कर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सेना ने सोमवार को नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। सेना यहां तलाशी अभियान चला रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह कई आतंकी वारदातों में शामिल था। 4 ATM लूटिंग के केस जो अनंतनाग में हुए, साउथ कश्मीर में हुए, उसमें ये डायरेक्टली मुलविस था। और उसके बाद ये भी पता चला कि जो भी ATM लूट होती थी उसमें पैसा बांटा जाता था। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में भारी फायरिंग की। नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों के साथ गांवों को निशाना बनाया गया। इसमें व्यापार सुविधा केंद्र और पुलिस की बैरक पहुंचा। पुंछ में ही शनिवार को हुई भारी फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। जून में 23 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और रक्षा मंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों ने कल आतंकवाद समेत सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की। यूनिफाइड कमांडर सम्मेलन में देश की सुरक्षा तैयारियों के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति
और समुद्री क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की गई। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने देश की सुरक्षा के लिए सेना की तैयारियों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि देश किसी भी तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। बैठक के दौरान तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और खतरे की स्थिति के समय संसाधनों के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों से कारोबार को आसान बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के साथ भागीदारी चाहती है और देश को इसका फायदा उठाना चाहिए। दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने आधार के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि इससे चौतरफा लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में विकास की भारी संभावनाएं हैं जो अब तक अछूती हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों से सरकार के ई मार्केट प्लेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी खरीद में दक्षता और पारदर्शिता आएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन पर आज विपक्षी दलों की बैठक होगी। इसमें कांग्रेस के अलावा आरजेडी, टीएमसी और लेफ्ट समेत 18 दलों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि उम्मीदवार पर आम राय बनाने की कोशिश होगी और सभी दलों से मशविरा के बाद फैसला किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई तक नामांकन होना है, जबकि 21 जुलाई तक नाम वापसी होगी। जरूरत पड़ने पर 5 अगस्त को मतदान और उसी दिन नतीजों का भी ऐलान किया जाएगा। 11 तारीख को बैठक होने वाली है, तो उसमें सब लोग बैठ कर के तय करेंगे क्या करना, कैसे करना। आप शामिल होंगे सर? नहीं, ये कहाँ पूछने की बात है, सब अपोजिशन बैठेगा। और जेडीयू ने आज पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। इससे पहले कल आरजेडी ने ये साफ कर दिया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों की मदद से महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। वहीं सीबीआई एफआईआर में नाम आने के बाद बीजेपी ने तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की है। पटना में सोमवार को आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक हुई। इसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। नेताओं ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के साथ राष्ट्रपति चुनाव और 27 अगस्त की रैली को सफल बनाने पर चर्चा की। पार्टी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर चर्चा नहीं हुई। हमारे यहाँ हमारी बैठक में कोई उस तरह की चर्चा नहीं हुई, बल्कि तेजस्वी के कार्य की प्रशंसा की गई और तेजस्वी हमारे विधायक दल के नेता हैं, ये सर्वसम्मति से उनके प्रति आस्था बढ़िएगा। तो आरजेडी ने कहा कि सीबीआई छापों का मकसद राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना है और ये कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं है और यहाँ गठबंधन की सरकार है, न कि एक पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार शाम लालू यादव से फोन पर बात की थी। नीतीश ने अब तक सीबीआई छापेमारी पर कुछ नहीं कहा है। जेडीयू ने भी मंगलवार को पार्टी की बैठक बुलाई है। पार्टी नेता शरद यादव ने छापों पर प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी। जो कार्रवाई है ना, वो जो महागठबंधन देश भर में चला हुआ है, उसे रोकने का ये प्रयास है, मगर गठबंधन रुकेगा नहीं। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी ने तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। हम बिहार की जनता के पास जाएंगे, तेजस्वी के इस्तीफा का मांग करेंगे और नीतीश जी से भी हम मांग करें कि उनको बर्खास्त करें और एक एक बातें हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि आप कितना जो है कहते हैं कि ईमानदार हैं और कितना कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं। तो असली तो क्या पहचान क्या कहते हैं, असली परीक्षा की घड़ी अग्नि घड़ी तो अब है। शुक्रवार को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी के होटलों को लीज पर देने में गड़बड़ी हुई थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव के परिजनों को मामूली रकम पर जमीन मिली। आरजेडी अध्यक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। किला गोलकुंडा हैदराबाद शहर का
खास आकर्षण बना 4 किलों से मिलकर। 12वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने किया इसका निर्माण। एक समय कोहिनूर हीरा भी था इसकी शान। इस किले से कई राजवंशों ने किया राज। यहाँ मौजूद है कमाल का ध्वनि सिस्टम, जिसमें किले के सबसे ऊपर भाग में बैठा व्यक्ति सुन सकता है बाहर की आवाजें। यहाँ है शाही अपार्टमेंट, उठाऊ पुल, हॉल, राजाओं की कब्रें और मौजूद हैं शाही बगीचे। ये किले हैं हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के मेलजोल की निशानी। किले के ऊपरी भाग में है कला मंदिर और है एक मस्जिद भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा किया। उन्होंने वहां पर आशियाना भवन में एनेक्सी का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण पूरी तरह से ग्रीन और आपदारोधी तकनीक से किया गया है। एनेक्सी को 1,99,00,000 रुपए की लागत से 10 महीने में तैयार किया गया। राजपुर रोड पर आशियाना भवन में 12 आवास इकाइयां हैं, जहां पर यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के अलावा उनके सचिवालय के अधिकारी ठहर सकते हैं। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल कृष्णकांत पाल और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। दार्जिलिंग को लेकर आज प्रवर्तीय दलों की सर्वदलीय बैठक होनी है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर कल भी रैली और विरोध मार्च जारी रहा। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा ने मार्च निकाला और सुरक्षा बलों की वापसी और इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की। रविवार रात से हिंसा की खबर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल आने जाने वाले रास्तों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन और सरकारी कार्यालयों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 26 दिन से बंद और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इलाके में स्कूल, दुकान, बाजार बंद हैं। इसके चलते जरूरी चीजों की किल्लत हो रही है। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर कल हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और पंजाब से हरियाणा को जोड़ने वाले सभी रास्ते बंद कर प्रदर्शन किया। INLD ने केंद्र सरकार पर हरियाणा के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता, जिन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सोमवार को वाहन रोको आंदोलन किया। इन्होंने अमृतसर अंबाला नेशनल हाईवे और चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर पंजाब से आने वाले वाहनों को रोका और लोगों को फूल देकर पड़ोसी राज्य के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। INLD सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंजाब ने 50 साल से हरियाणा के हक का पानी रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जहां हरियाणा के खेतों में 3 हफ्ते 2 हफ्ते पानी आया करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा है, बायलैटरल टाइज जो थी उसके अंदर हरियाणा को उसका हिस्सा मिलना चाहिए था। आज पंजाब की सरकार, केंद्र की सरकार कोई कदम नहीं उठा रही कि इसके अंदर हरियाणा के पानी का हिस्सा हरियाणा को मिले। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा को उसका हक नहीं मिलता तो INLD आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हरियाणा प्रदेश को उसका हक नहीं मिल जाएगा। हम तब तक इस संघर्ष को इसी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राज्य सरकार ने बड़ी तादाद में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। GST के खिलाफ गुजरात में कपड़ा कारोबारियों का आंदोलन तेज हो गया है। राज्य के कपड़ा व्यापारी का बेमियादी बंद है। सूरत में व्यापारियों ने रैली निकाली। कपड़ा कारोबारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, बंद जारी रहेगा। बुधवार को अहमदाबाद में कपड़ा व्यापारी प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि कपड़े पर लगाया गया GST रोल बैक किया जाए और इसके नियम को आसान बनाया जाए। कपड़ा व्यापारी अपनी मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। सबसे पहली बात तो कपड़े पर कोई टैक्स था ही नहीं। पहली बार ऐसा बना है कि इस जीवन जरूरी की जो अति महत्व की चीज है कपड़ा, उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही अनुचित है।
इससे हर आदमी को इफेक्ट आएगी, छोटे से लगा के बड़े से बड़े हर व्यक्ति को इफेक्ट आनी है। और इसलिए हमारी मांग यह है कि जीएसटी को कपड़े पर से बिल्कुल ही दूर कर दिया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने आज आरजेडी सांसद मीसा भारती को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें कल समन भेजा गया है। पीटीआई के मुताबिक मीसा को निजी वित्तीय लेन देन से जुड़े कागजात लाने को कहा गया है। उनके पति शैलेश कुमार को भी जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। शनिवार को निदेशालय ने मीसा और उनके पति से जुड़े 3 फार्म हाउस पर छापा मारा था। ये मामला 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। इसमें सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी में दाखिले पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने आईआईटी को काउंसलिंग की इजाजत दे दी है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से कहा है कि वो दाखिले और काउंसलिंग से जुड़ी किसी याचिका पर सुनवाई नहीं करे। खंडपीठ ने आईआईटी से यह हलफनामा देने को कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे छात्रों को बोनस मार्क्स देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई को आईआईटी में काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। छात्रों ने याचिका दायर कर रैंक लिस्ट को रद्द करने की मांग की थी और बोनस मार्क्स देने का विरोध किया था। आयकर विभाग ने आयकर सेतु ऐप लॉन्च किया है। इसमें आयकर भरने, पैन के लिए आवेदन और शिकायतों के निवारण का काम आसानी से हो सकेगा। इस ऐप में आधार नंबर को पैन से जोड़ने की सुविधा भी है। इसके अलावा टीडीएस कटौती की जानकारी भी मिल सकेगी। इसके जरिए कर विशेषज्ञ से लाइव चैट भी किया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोबाइल ऐप आयकर सेतु को लॉन्च किया। इस ऐप का किसी भी एंड्रॉयड फोन से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सीबीडीटी का पहला मोबाइल ऐप है। इसे एक मिस्ड कॉल देकर डाउनलोड किया जा सकता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पर सोमवार को लगातार दूसरे दिन मछुआरों की नौकाएं खड़ी रहीं। बेमियादी हड़ताल के चलते 5,000 से ज्यादा मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में नहीं उतरे। ये लोग श्रीलंका सरकार के नए मछली पालन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विधेयक में पाक जल डमरू मध्य में मछली मारने पर रोक का प्रावधान है। उनकी मांग है कि भारत सरकार विधेयक वापस लेने के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव डाले। मांग नहीं माने जाने पर मछुआरों ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। भारत ने मौसुल को आईएस के कब्जे से आज़ाद कराने में बड़ी कामयाबी बताया है और इसे आतंकवाद के खिलाफ मील का पत्थर बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वहां फंसे 39 भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। इराक में भारत के दूतावास और इरबिल में वाणिज्य दफ्तरों को सक्रिय कर दिया गया है। इराक ने भारत को मदद करने के लिए अपनी सभी एजेंसियों को निर्देश दे दिए हैं। इराकी सेना ने करीब 9 महीने की लड़ाई के बाद आईएस को मौसुल से खदेड़ दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। असम के कुछ और इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राज्य में कल 7 लोगों की मौत हो गई। मेघालय, अरुणाचल में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। लखीमपुर, दक्षिण सलमारा और माजुली जिले के कई और इलाके पानी में डूब गए हैं। 20 जिलों के 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। बाढ़ के कारण यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ पीड़ित मोरीगांव जिले का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उधर मेघालय के गारो पर्वतीय इलाके में एक हफ्ते से हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगह भूस्खलन हुआ है। दक्षिण गारो पहाड़ियों की ओर जाने वाली कई सड़कों का संपर्क कट गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 3-4 दिनों से जारी बारिश से कई भागों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 415 पर कई जगह सड़क संपर्क बाधित है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। बिहार के सारना जिले के पारसा में 277 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच राज्य के कई हिस्सों में बिजली गिरने से 11 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की तादाद 43 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संयुक्त जांच दल ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में
नवाज शरीफ और उनके परिवार की आय और संपत्ति में बड़ा अंतर पाया है। पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक JIT ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो से जांच की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त जांच दल बनाकर आरोपों की जांच करवाई है। जांच दल ने 6 सदस्यों ने कड़ी सुरक्षा के बीच सबूतों को कोर्ट में दाखिल किया। पिछले साल पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से लंदन में संपत्ति खरीदने का खुलासा हुआ था। इसके बाद से यह मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और अमेरिका के मिसिसिपी में हुए एक विमान हादसे में 16 सैनिकों की मौत हो गई है। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। राहत और बचाव का काम जारी है। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस दिन को जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम परिवार नियोजन, लोगों का सशक्तिकरण एवं राष्ट्रों का विकास है। पिछले कुछ सालों में विश्व की आबादी काफी बढ़ गई है। आज ये करीब 7.5 अरब तक पहुंच गई है। भारत विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जो कि विश्व की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। साल 2022 तक इसके विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने का अनुमान है। इस तरह से ये चीन की जनसंख्या को पार कर रहा है। साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में सिफारिश की थी। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में पैदा हुए भीष्म साहनी ने विभाजन के बाद भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। अंबाला और अमृतसर में अध्यापन के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साहित्य के प्रोफेसर बने। उनके मशहूर उपन्यासों में तमस के अलावा झरोखे, मायादास की मांडी और कुंतो शामिल है। भाग्यरेखा और निशाचर भीष्म साहनी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जबकि कबीरा खड़ा बाजार में उनका प्रमुख नाटक है। उन्हें 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिस पर बाद में टीवी सीरियल भी बना। भीष्म साहनी को 1998 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका निधन 11 जुलाई 2003 को 87 साल की उम्र में दिल्ली में हुआ। और अब इसी के साथ चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद। जारी रहेगी अमरनाथ यात्रा। मरने वालों की तादाद बढ़कर 7। यूनिफाइड कमांडर सम्मेलन में आतंकवाद समेत सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा। जम्मू कश्मीर और समुद्री क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा। रक्षा मंत्री ने कहा, किसी भी स्थिति से निपटने में सेना सक्षम। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों की बैठक आज। कांग्रेस के अलावा TMC, RJD और लेफ्ट समेत 18 दलों के नेता होंगे शामिल। 5 अगस्त को होना है चुनाव। प्रधानमंत्री की राज्यों से अवसरों का लाभ उठाने की अपील। कहा, कारोबार आसान बनाने के बढ़ाएं उपाय। मुख्य सचिवों के साथ बैठक में आधार का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर। असम के 20 जिलों में 12.5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। बिहार में बिजली गिरने से अब तक 43 की मौत। राज्य में भारी बारिश की चेतावनी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।